हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं सीए विकास शर्मा आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल सीए विकास शर्मा पर। दोस्तों, आज के टाइम में हमारा इकोनॉमी डिजिटल होता जा रहा है, जहां पर हम हर तरह की पेमेंट्स, हर तरह की रिसीप्ट्स को डिजिटल मोड में ही एक्सेप्ट और पे करते हैं। तो ऐसे में कई बार हम अनजाने में कुछ ऐसी पेमेंट्स, कुछ ऐसी रिसीप्ट्स कर लेते हैं जो कि कैश में होती हैं, और बाद में हमें उस कैश एक्सेप्टेंस और कैश पेमेंट की वजह से इश्यूज क्रिएट हो जाते हैं इनकम टैक्स में। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं ऐसे कुछ ट्रांजैक्शंस जो कि अगर आप कैश में करते हैं तो आपको इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अकॉर्डिंग इश्यूज क्रिएट हो सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं उन कॉम्प्लिकेशंस की जो अक्सर क्रिएट हो जाती हैं जब आप कैश में कोई ट्रांजैक्शन करते हैं। दोस्तों, जब हम बात करते हैं कैश की ट्रांजैक्शंस की, तो यहाँ पर मेरे सामने टोटल 8 पॉइंट्स आते हैं इनकम टैक्स में जो मुझे आपके साथ डिस्कस करने हैं। तो क्योंकि वीडियो की लेंथ काफी लंबी ना हो जाए, इसके लिए मैंने इस पूरे टॉपिक को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, जिसमें एक पार्ट में मैं आपको 4 पॉइंट्स बताऊंगा कि कहां कहां आपको इश्यूज आ सकते हैं अगर आप कैश में ट्रांजैक्शंस करते हैं, और बाकी 4 पार्ट्स में आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि कौन कौन से पॉइंट्स जो आपको कैश में डील नहीं करने हैं। तो अगर आप जानना चाहते हैं ऐसे कौन कौन से एरिया हैं जहां पर आपको कैश ट्रांजैक्शंस अवॉइड करनी है और उसकी क्या थ्रेशहोल्ड है जिसके ऊपर की ट्रांजैक्शंस आप कैश में नहीं कर सकते हैं, तो वीडियो को आप पूरा देखिएगा। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा ताकि आपको एक एक पॉइंट बारीकी से समझ आ जाए कि आखिर कौन कौन से पॉइंट्स पर आपको खास ध्यान रखना होगा। दोस्तों, यहाँ पर आपसे एक बात और कहना चाहूंगा, अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं और आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको मेरे द्वारा लाई गई लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। मैं अक्सर आपके लिए इसी तरह की वीडियोस लेके आता रहता हूं। तो आइएगा, आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बात करता हूं आपसे उन कॉम्प्लिकेशंस की जो अक्सर क्रिएट हो जाते हैं जब आप कैश के अंदर ट्रांजैक्शंस करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं कॉम्प्लिकेशंस इन कैश ट्रांजैक्शन अंडर इनकम टैक्स एक्ट। तो इनकम टैक्स में कौन कौन से कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, गवर्नमेंट हमेशा से ये चाहती है कि आपकी जितनी भी पेमेंट्स हैं, आपकी जितनी भी रिसीप्ट्स हैं, वो सब कुछ डिजिटल हो जाएं ताकि आप ब्लैक मनी का कम से कम यूज कर पाएं और सारी की सारी पेमेंट्स और रिसीप्ट की ट्रांसपेरेंसी गवर्नमेंट के सामने आ जाए। इसीलिए गवर्नमेंट हमेशा से ये चाह रही है कि आप अपनी पेमेंट्स एंड रिसीप्ट बैंकिंग चैनल के थ्रू या डिजिटल चैनल के थ्रू ही करें ताकि वहां पर ट्रांसपेरेंसी मेंटेन की जा सके। अब यहां पर आज की इस वीडियो में मैं वही पॉइंट्स आपको बताने वाला हूं कि कहां कहां पर आपको कैश ट्रांजैक्शंस अवॉइड करनी है, अदरवाइज यू विल बी इन अ सिचुएशन कि आपको वहां पर प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो कौन कौन से वो 8 एरिया हैं जो मैंने आइडेंटिफाई करे हैं इनकम टैक्स एक्ट में जहां पर आपको बचना चाहिए। तो सबसे पहले है टेकिंग और एक्सेप्टिंग सर्टेन लोन्स एंड डिपॉजिट। इस वीडियो में और अगली वीडियो में मैं इस पर बहुत ज्यादा डिटेल में बात करने वाला हूं, हर एक पॉइंट को डिटेल में समझेंगे ताकि आपको क्लैरिटी मिल पाए और आप भी किसी तरह की प्रॉब्लम में ना आए। इसके लिए इस पूरे टॉपिक को अच्छे से समझेंगे। तो यहां पर केवल मैंने पॉइंट्स वाइज आपको समझाया है, डिटेल में इसके आगे मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहला पॉइंट है टेकिंग और एक्सेप्टिंग सर्टेन लोन्स एंड डिपॉजिट्स। दूसरा है रीपेमेंट ऑफ सर्टेन लोन एंड डिपॉजिट्स, ट्रांजैक्शंस इन कैश, एक्सपेंडिचर इनकर्ड इन कैश। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको केवल ये पहले 4 पॉइंट्स एक्सप्लेन करूंगा कि यहाँ पर क्या क्या पॉइंट्स हैं जो आपको समझने हैं, क्या क्या थ्रेशोल्ड लिमिट है जो आपको ध्यान रखनी है। बाकी के जो 4 पॉइंट्स आप देख रहे हैं इसको हम अपने नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे, जिसमें हम बात करेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर इन कैश, डोनेशन इन कैश, प्रीमियम ऑन हेल्थ इंश्योरेंस एंड टीडीएस इन केस ऑफ अ कैश विड्रॉल्स। तो इस वीडियो को मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है ताकि वीडियो की लेंथ ज्यादा लंबी ना हो जाए। तो आइएगा दोस्तों, सबसे पहले पॉइंट की बात कर लेते हैं, टेकिंग और एक्सेप्टिंग एनी लोन्स और डिपॉजिट। तो इनकम टैक्स में एक सेक्शन है, सेक्शन 269(s), जो ये कहता है कि कोई भी पर्सन शेल नॉट एक्सेप्ट 20,000 रुपीज और मोर इन कैश फॉर एनी लोन एंड डिपॉजिट्स।
तो यहाँ पर कहा गया है सेक्शन 269(s) के अकॉर्डिंग कि कोई भी पर्सन 20,000 रुपए से ज्यादा का कैश एक्सेप्ट नहीं करेगा, चाहे वो लोन की फॉर्म में हो, चाहे वो किसी डिपॉजिट की फॉर्म में हो। यहाँ पर 20,000 रुपए से ऊपर का कैश एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा और ना ही 20,000 रुपए से ऊपर की पेमेंट दी जाएगी। तो लॉ में लिखा हुआ है वो ना तो पेमेंट देगा और ना ही पेमेंट एक्सेप्ट करेगा। अगर वो 20,000 रुपए से ऊपर है तो ना वो कैश में पेमेंट दे सकता है, ना वो कैश में पेमेंट ले सकता है। किस चीज की पेमेंट नहीं दे सकता है और किस चीज की पेमेंट नहीं ले सकता है, तो लॉ में लिखा हुआ है फॉर एनी लोन और डिपॉजिट। तो अगर आप किसी को लोन देना चाहते हैं और वो 20,000 रुपए से ऊपर का है तो आप कैश में उसको लोन नहीं दे सकते हैं। अगर आप किसी से लोन लेना चाहते हैं और वो भी 20,000 रुपए से ऊपर का है तो आप कैश में लोन नहीं ले सकते हैं। दूसरा यहां पर लिखा हुआ है एनी अमाउंट इन रिलेशन टू ट्रांसफर ऑफ एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी इवन इफ द ट्रांसफर डज नॉट टेक प्लेस। तो अगर आप मान लीजिए कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी का ट्रांसफर कर रहे हैं या आप इमूवेबल प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं, तो ऐसे में ना तो आप 20,000 रुपए से ऊपर की कैश पेमेंट कर सकते हैं और ना ही आप 20,000 रुपए से ऊपर की कैश पेमेंट एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो यहां पर आपको खास ध्यान रखना होगा कि जब भी आप लोन या डिपॉजिट्स या इमूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में बात कर रहे हैं तो वहां पर आप 20,000 रुपए से ऊपर की पेमेंट कैश में एक्सेप्ट ना करें और ना ही आप कैश में उसको पे करें। आइएगा दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कुछ एक्सेप्शंस हैं हमारे पास इस सेक्शन में, जहां पर यह लिखा हुआ है कि अगर आप इन लोगों को पेमेंट करते हैं या इन लोगों ने आपको पेमेंट करी है तो ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं होगा। इट मींस वहां पर कोई भी कॉम्प्लिकेशंस, वहां पर कोई भी इशू नहीं आएंगे। अगर आपका पेमेंट या अगर आपकी एक्सेप्टेंस जो कि आप कैश में कर रहे हैं वो 20,000 रुपए से ही ज्यादा क्यों ना हो जाए, वहां पर कोई इशू क्रिएट नहीं होगा। तो यहां पर है हमारे सामने देयर आर सम एक्सेप्शन ऑफ दिस प्रोविजन विच इंक्लूड द फॉलोइंग। तो यहां पर क्लियरली लिखा हुआ है सम ऑफ दिस नेचर एक्सेप्टेड और टेकन फ्रॉम गवर्नमेंट। तो अगर आप किसी गवर्नमेंट से पेमेंट ले रहे हैं या आप गवर्नमेंट को पेमेंट कर रहे हैं, वहां पर आप कैश में पेमेंट कर सकते हैं, वो आपका कोई इशू क्रिएट नहीं होगा, भले ही वो अमाउंट आपका 20,000 से ही ज्यादा क्यों ना हो जाए। इसी तरह अगर आप किसी बैंकिंग कंपनी को पेमेंट कर रहे हैं, पोस्ट ऑफिस को पेमेंट कर रहे हैं या कोऑपरेटिव बैंक को पेमेंट कर रहे हैं या ये लोग आपको अगर पेमेंट कर रहे हैं तो भी वहां पर कोई इशू नहीं आएगा। सिमिलरली इफ द पेमेंट इज मेड टू और फ्रॉम एनी कॉर्पोरेशंस एस्टैब्लिश्ड बाय द सेंटर और स्टेट प्रोविंशियल एक्ट, तो भी वहां कोई दिक्कत नहीं आएगी। एंड सिमिलरली एनी गवर्नमेंट कंपनी एज डिफाइंड इन क्लॉज 45 ऑफ सेक्शन 2 ऑफ द कंपनीज एक्ट। तो अगर कोई गवर्नमेंट कंपनी आपको पेमेंट कर रही है या आप गवर्नमेंट कंपनी को पेमेंट कर रहे हैं तो यहां पर कोई भी इशू नहीं आएगा, आप वहां पर 20,000 रुपए से ऊपर की भी पेमेंट उनको कर पाएंगे। सिमिलरली सच अदर इंस्टीट्यूशन, एसोसिएशन और बॉडी और क्लास ऑफ द इंस्टीट्यूशन, एसोसिएशन और बॉडी of which the central government may by notification in the official gazette specify। तो अगर सेंट्रल गवर्नमेंट किसी कंपनी को, किसी बॉडी कॉर्पोरेट को ऑफिशियल गैजेट में या गैजेट नोटिफिकेशन के थ्रू अगर नोटिफाई कर देती है तो उन कंपनीज के साथ भी आप ट्रांजैक्शन कर सकते हैं 20,000 रुपए से ऊपर की, भले ही वो कैश में ही क्यों ना हो जाए। एंड लास्ट पॉइंट है यहाँ पर from a person having agriculture income, the recipient is also having agriculture income and neither of them is chargeable to income tax। तो अगर एक पर्सन किसी दूसरे पर्सन के साथ ट्रांजैक्शन कर रहा है और वो जो ट्रांजैक्शन हो रही है दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ द एग्रीकल्चर एक्टिविटीज एंड एग्रीकल्चर इनकम, और दोनों में से कोई भी पर्सन चार्जेबल टू इनकम टैक्स नहीं हो रहा है, तो उस केस में वहां पर आप 20,000 रुपए से ऊपर का ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट कर पाएंगे, भले ही वो कैश में क्यों ना हो। तो अब यहां पर बात कर लेते हैं दोस्तों इसके कॉन्सिक्वेंसेस की। तो अगर मान लीजिए आपने सेक्शन 269(s) को अगर फॉलो नहीं किया या आपने सेक्शन 269(s) की कंडीशंस को पूरा नहीं किया तो क्या कॉन्सिक्वेंसेस आपके ऊपर हो जाएंगे। सो बात कर लेते हैं कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ वायलेशन। तो एज पर सेक्शन 271D a penalty of an amount equal to the amount taken or accepted in cash will be levied। तो जितना भी आपने पेमेंट कैश में किया होगा या जितना भी आपने पेमेंट कैश में लिया होगा
उतने अमाउंट तक की आपके ऊपर पेनल्टी इंपोज की जा सकती है बाय द वर्च्यू ऑफ सेक्शन 271D। तो सेक्शन 271 के अकॉर्डिंग अगर आपने मान लीजिए किसी से 80,000 रुपए कैश लिया है तो 80,000 रुपए के इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ पेनल्टी आपके ऊपर लगाई जा सकती है। आइएगा दोस्तों, अब बात कर लेते हैं अपने सेकंड पॉइंट के बारे में, जहां पर मैं आपको बताने वाला हूं रीपेमेंट ऑफ सर्टेन लोन्स एंड डिपॉजिट्स। तो अगर आपने किसी को डिपॉजिट्स की या अपने लोन्स की रीपेमेंट करी है, रीपेमेंट मींस आपने किसी से लोन ले रखा था और आप उस लोन की पेमेंट कैश में कर रहे हैं, या आपने किसी से डिपॉजिट्स ले रखे थे और आप उन डिपॉजिट्स की पेमेंट अगर कैश में कर रहे हैं, तो यहाँ पर इनकम टैक्स आपको कहां पर रेस्ट्रिक्शन लगाता है और इनकम टैक्स में इसके रेस्पेक्ट में क्या क्या बातें कही गई हैं। तो दोस्तों हमारे यहाँ पर एक सेक्शन है सेक्शन 269T जो आपके ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगाता है इन रेस्पेक्ट ऑफ द रीपेमेंट ऑफ लोन एंड डिपॉजिट्स। तो यहाँ पर लिखा हुआ है एनी ब्रांच ऑफ अ बैंकिंग कंपनी और अ कोऑपरेटिव बैंक और कोऑपरेटिव सोसाइटी फर्म अदर कंपनी और अदर पर्सन is not allowed to repay any loan or deposit in cash if the amount of loan or deposit or an amount in relation to transfer of immovable property if the transfer does not take place together with the interest if any is 20,000 or more। तो अगर आपका 20,000 रुपए से ऊपर का अमाउंट है उस लोन का अलोंग विद इंटरेस्ट, तो आप वहां पर पेमेंट नहीं कर सकते हैं इन कैश, जो कि 20,000 रुपए से ज्यादा हो रही है, तो वो पेमेंट आप वहां पर नहीं कर पाएंगे। साथ के साथ दोस्तों यहाँ पर एक पॉइंट और लिखा हुआ है द एग्रीगेट अमाउंट ऑफ लोन और डिपॉजिट और स्पेसिफाइड एडवांसेस हेल्ड बाय सच पर्सन ईदर इन हिज ओन नेम और जॉइंटली विद अदर पर्सन ऑन द डेट ऑफ सच रीपेमेंट टुगेदर विद इंटरेस्ट इफ एनी इज 20,000 और मोर। तो अगेन अगर मान लीजिए आपने लोन अकेले ले रखे हैं या आपने ज्वाइंटली ले रखे हैं, तो अगर आपके लोन ज्वाइंटली भी होंगे और वहां पर उसका अमाउंट अलोंग विद इंटरेस्ट 20,000 रुपए से ऊपर का हो जाएगा, तो आप उसकी रीपेमेंट कैश में नहीं कर पाएंगे। तो यहां पर आपके ऊपर रेस्ट्रिक्शन है इन रेस्पेक्ट ऑफ रीपेमेंट ऑफ लोन एंड डिपॉजिट्स। तो अगर आप ये पेमेंट किसी को भी कर रहे हैं इन रेस्पेक्ट ऑफ द लोन और डिपॉजिट और पेड द अमाउंट इन रिलेशन टू ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, देन आपको यहां पर रेस्ट्रिक्शन लगा दी गई है, यू कैन नॉट मेक द पेमेंट इन कैश फॉर दैट ट्रांजैक्शन। लेकिन दोस्तों यहां पर भी कुछ एक्सेप्शन है, जैसे हमने पिछले वाले पॉइंट्स पे कुछ एक्सेप्शन समझे थे, सेम एक्सेप्शंस यहां पर भी दिए गए हैं। इट मींस अगर आप इन लोगों को पेमेंट कर रहे हैं इन कैश, तो वहां पर आपके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा, आप अलाउड हैं इन लोगों को कैश पेमेंट करने के लिए। तो यहां पर दिए गए हैं कुछ एक्सेप्शन। इट मींस आप रीपेमेंट कर सकते हैं अपने लोन्स की और अपने डिपॉजिट्स की, जो कि आपने इन लोगों से एक्सेप्ट करे थे। तो अगर गवर्नमेंट को आप पेमेंट कर रहे हैं, यू आर अलाउड टू दैट। अगर आप किसी बैंकिंग कंपनी को, पोस्ट ऑफिस को, सेविंग बैंक को या कोऑपरेटिव बैंक को पेमेंट कर रहे हैं, तो आपके ऊपर कोई एक्शन नहीं होगा। सिमिलरली एनी कॉर्पोरेशन एस्टैब्लिश्ड बाय द सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट, एनी गवर्नमेंट कंपनी एज डिफाइंड इन द कंपनीज एक्ट, या ऐसा कोई इंस्टीट्यूशन जिसको कि ऑफिशियल गैजेट में नोटिफिकेशन के थ्रू नोटिफाई कर दिया जाए, तो वहां पर आप लोग अलाउड हैं पेमेंट करने के लिए। नो एक्शन शैल बी टेकन अगेंस्ट यू ऑन दैट कैश पेमेंट, अगर आपने इन लोगों में से किसी को पेमेंट करी होगी। तो अगर आप मान लीजिए सेक्शन 269T का वायलेशन करते हैं, तो आपके ऊपर क्या एक्शन होगा। तो सेक्शन 271E एक हमारा सेक्शन है जो आपको पेनल्टी लगाने की पावर देता है। तो ये सेक्शन आपके ऊपर पेनल्टी लगा देगा। Assessing officer has a power to impose a penalty of an amount equal to the amount of loan or deposit repaid in cash will be levied। तो मान लीजिए आपने 2.5 लाख रुपए का लोन ले रखा था, जिसके रेस्पेक्ट में आपने 30,000 रुपए की पेमेंट करी और वो 30,000 रुपए आपने कैश में पे किया है, तो आपके ऊपर 271E में 30,000 रुपए तक की पेनल्टी इंपोज कर दी जाएगी बाय द असेसिंग ऑफिसर। तो आप अगर इन पेनल्टीज को अवॉइड करना चाहते हैं और आप नहीं चाहते हैं कि आपको कोई प्रॉब्लम हो, तो आप प्लीज अपनी इन कैश ट्रांजैक्शंस को अवॉइड करिएगा। दोस्तों अब बात कर लेते हैं अपने तीसरे नेचर की, जो हमारा तीसरा पॉइंट है, दैट इज ट्रांजैक्शंस इन कैश। तो एक सेक्शन है इनकम टैक्स में, सेक्शन 269ST,
यहां पर लिखा हुआ है नो पर्सन इज अलाउड टू रिसीव इन कैश एन अमाउंट ऑफ ₹2 लाख और मोर। तो कोई भी पर्सन 2 लाख रुपए या उससे ज्यादा कैश में एक्सेप्ट नहीं कर सकता है। इसका मतलब अगर आपको किसी से पेमेंट लेनी है, अगर आपको किसी से अपना पैसा लेना है, तो आप 2 लाख रुपए से ज्यादा का पैसा उससे रिसीव नहीं कर पाएंगे। इन एग्रीगेट फ्रॉम अ पर्सन इन अ डे, एक दिन में आप किसी एक व्यक्ति से 2 लाख रुपए से ऊपर की पेमेंट एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे। इन रेस्पेक्ट ऑफ अ सिंगल ट्रांजैक्शन और इन रेस्पेक्ट ऑफ अ ट्रांजैक्शंस रिलेटिंग टू वन इवेंट और ओकेजन फ्रॉम अ पर्सन। तो फर्ज कीजिए आपको किसी व्यक्ति से किसी एक सिंगल ट्रांजैक्शंस के 5 लाख रुपए लेने थे और आपने उस ट्रांजैक्शन के रेस्पेक्ट में 2 लाख रुपए या उससे ज्यादा कैश एक्सेप्ट कर लिया, तो यहां पर सेक्शन 269ST का वायलेशन हो जाएगा और ऐसे में आपको वो अलाउड नहीं किया जाएगा कि आप उससे कैश पेमेंट एक्सेप्ट करें। तो एक सिंगल ट्रांजैक्शन या एक इवेंट या ओकेजन के ट्रांजैक्शन पर एक सिंगल व्यक्ति से एक सिंगल डे में आप 2 लाख रुपए से ज्यादा या 2 लाख रुपए कैश में एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं। यहां पर भी हर रूल की तरह से कुछ एक्सेप्शन डाले गए हैं। इट मींस आप ऐसा कर सकते हैं अगर आपकी सिचुएशन या कंडीशंस इन एक्सेप्शंस में फॉल कर रहे होंगे तो एक्सेप्शंस देख लेते हैं कौन कौन से हैं यहां पर। इफ यू आर रिसीविंग एनी रिसीप्ट बाय द गवर्नमेंट, मतलब अगर पेमेंट रिसीव कर रही है गवर्नमेंट या कोई बैंकिंग कंपनी, पोस्ट ऑफिस, सेविंग बैंक या कोऑपरेटिव बैंक, या वहां पर हम कह सकते हैं ट्रांजैक्शन ऑफ द नेचर रेफर्ड इन सेक्शन 269SS, जिसकी बात मैंने अभी पीछे आपसे करी थी सबसे पहले वाले पॉइंट पर, या फिर आप कह सकते हैं सच अदर पर्सन और क्लास ऑफ पर्सन और रिसिप्ट इन विच द सेंट्रल गवर्नमेंट में नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट स्पेसिफाई। तो अगर सेंट्रल गवर्नमेंट किसी को ऑफिशियल गैजेट में नोटिफिकेशन देकर ये कह दे कि यस यू कैन एक्सेप्ट दी पेमेंट, तो वहां पर ये प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होगा और वो लोग 2 लाख रुपए या उससे ज्यादा का कैश पेमेंट रिसीव कर सकते हैं। तो अगेन मैं अगर फिर से समराइज करूं तो यहां पर आप 2 लाख रुपए से ऊपर का कैश पेमेंट एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं फ्रॉम अ पर्सन इन अ सिंगल डे फॉर अ सिंगल ट्रांजैक्शन या एक सिंगल इवेंट या ओकेजन फ्रॉम अ पर्सन। लेकिन कुछ एक्सेप्शन यहां पर दे दिए गए हैं। अगर यहां पर पेमेंट जो रिसीव की जा रही है वो कोई बैंकिंग कंपनी है या गवर्नमेंट है, तो वहां पर वो उस पेमेंट को 2 लाख रुपए से ऊपर कैश में रिसीव कर सकते हैं। या ऐसे ट्रांजैक्शंस जिनका नेचर रेफर्ड है इन सेक्शन 269SS, तो वहां पर 2 लाख रुपए से ऊपर की पेमेंट एक्सेप्ट हो सकती है। या फिर ऐसे कोई भी लोग जो कि नोटिफिकेशन में नोटिफाई कर दिए गए हैं ऑफिशियल गैजेट की नोटिफिकेशन में, तो वो लोग भी यहां पर 2 लाख रुपए या उससे ज्यादा की कैश पेमेंट एक्सेप्ट कर सकते हैं। उस केस में इस सेक्शन का वायलेशन नहीं माना जाएगा। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि अगर आपने सेक्शन 269ST का वायलेशन किया तो आपके ऊपर क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। तो जैसा कि पहले के 2 पॉइंट्स में हमने समझा, सेम बात यहां पर भी लिखी हुई है। एज पर सेक्शन 271DA, अगर आपने सेक्शन 269ST का वायलेशन किया होगा तो आपको सेक्शन 271DA के अकॉर्डिंग इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ द पेनल्टी इंपोज कर दी जाएगी। तो अगेन मैं कहूंगा कि अगर आपने मान लीजिए 2,30,000 रुपए किसी से कैश एक्सेप्ट कर लिया इन अ सिंगल डे फ्रॉम अ सिंगल पर्सन, तो वहां पर आपको 2,30,000 रुपए तक की पेनल्टी इंपोज कर दी जाएगी बाय द असेसिंग ऑफिसर अंडर सेक्शन 271DA। दोस्तों ये जितनी मैंने आपको बात बताई है इस वाले प्रोविजन से रिलेटेड, आइए इस बात को एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं ताकि आपको इस पर एक बेटर क्लैरिटी मिल पाए कि हाउ दिस सेक्शन इंटरप्रेटेड और ये कैसे काम करता है। तो एग्जांपल के लिए समझ लेते हैं, एक्स ने एक गुड्स बेचा है उधार वाई को। 14 अगस्त 2021 को माल बेचा गया था। वाइड इनवॉइस नंबर 2122104, तो एक इनवॉइस रेज किया गया था जिसमें 14 अगस्त को माल बेचा गया था। अमाउंट था 10,42,000 रुपए का। अब ये जो पेमेंट है वो वाई ने करी है अलग अलग दिनों पर अलग अलग अमाउंट की। तो सबसे पहली पेमेंट आई है पेमेंट ऑफ ₹1,45,000 इन कैश 16 अगस्त को। दूसरी पेमेंट आई है 8 लाख रुपए की RTGS में। तीसरी पेमेंट आई है 97,000 रुपए की कैश में 22 अगस्त को। तो यहां पर आप देख सकते हैं पहली जो पेमेंट है वो कैश में है, जो दूसरी पेमेंट है वो बैंक में आई है और तीसरी पेमेंट जो आई है वो कैश में आई है।
तो ये जो कैश वाले पेमेंट हैं, क्योंकि ये 2 लाख रुपए से ऊपर हो जाते हैं इन एग्रीगेट, तो अगर आप 1,45,000 और 97,000 को जोड़ेंगे, यू विल फाइंड कि ये 2 लाख रुपए से ऊपर हो जाता है। तो ऐसे में ये वाला जो अमाउंट होगा आपका, ये आपको प्रॉब्लम देगा और ऐसे में सेक्शन 269 ST का वायलेशन माना जाएगा। तो यहाँ पर पूछा गया है व्हाट आर द टैक्स कॉन्सिक्वेंसेज इन द अफोरसेड पेमेंट्स। तो आंसर यहाँ पर आप देख सकते हैं, पेमेंट रिसीव्ड इन कैश ऑफ ₹2,42,000 इट इज कवर्ड बाय द सेक्शन 269 ST और यहाँ पर वायलेशन हुआ है। तो assessing officer can impose 100% of ₹242 as penalty under section 271 DA। तो 2,42,000 रुपए जो कि आपने कैश में रिसीव किया है, उतने की इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ पेनल्टी असेसिंग ऑफिसर द्वारा यहाँ पर लगाई जा सकती है। आइए दोस्तों अब बात कर लेते हैं अपने फोर्थ नेचर की। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, आज की इस वीडियो में मैं केवल आपको 4 ही पॉइंट्स बताऊंगा, बाकी के 4 पॉइंट हम करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तो आज का इस वीडियो का हमारा आखिरी पॉइंट है एक्सपेंडिचर्स इन कैश। जी हाँ, इनकम टैक्स में एक सेक्शन है जो आपके एक्सपेंसेस के ऊपर भी एप्लीकेबल होता है। इसका मतलब आप अपने एक्सपेंसेस को भी कैश में नहीं पे कर सकते हैं। मैंने बहुत सारे बिजनेसेस में ऐसा देखा है, लोग अक्सर क्या करते हैं, अपने एक्सपेंसेस को कैश में बुक कर लेते हैं। वो कहते हैं कि मैंने ये खर्चा किया और कैश में पे कर दिया। बट यहां पर मैं आपको बताने वाला हूं कि कुछ ऐसे एक्सपेंसेस हैं और ऐसी कुछ ट्रांजैक्शंस हैं जिस पर लिमिट लगा दी गई है कि आप इन खर्चों को कैश में पे नहीं कर पाएंगे। तो एक सेक्शन है हमारे सामने, सेक्शन 40A3, जो ये कहता है एनी एक्सपेंडिचर इन रेस्पेक्ट ऑफ विच द पेमेंट और एग्रीगेट ऑफ द पेमेंट इन एक्सेस ऑफ ₹10,000 इज मेड इन कैश, देन 100% ऑफ सच एक्सपेंडिचर विल बी डिसअलाउड। तो लॉ ये कहता है कि अगर आपने किसी खर्चे के रेस्पेक्ट में किसी एक पर्सन को एक सिंगल डे में 10,000 रुपए से ऊपर का कैश पे कर दिया, तो जितना भी आप 10,000 रुपए से ऊपर का कैश पे कर रहे हैं, तो हम आपका पूरा का पूरा एक्सपेंसेस डिसअलाउ कर देंगे। सपोज करिए आपने 15,000 रुपए की पेमेंट करी है किसी को कैश में, एक दिन में एक बंदे को एक पर्टिकुलर टाइम पर, तो वहां पर आपका 15,000 रुपए पूरा का पूरा डिसअलाउ कर दिया जाएगा। लेकिन अगर आप इसी खर्चे को 2 अलग अलग दिनों पर पे करते हैं, जिसमें एक दिन आपने 9,000 रुपए दिया और दूसरे दिन आपने 6,000 रुपए दिया, तो क्योंकि यहाँ पर डिफरेंट डे हो गए हैं, डेट्स अलग हो गई हैं, तो यहाँ पर कुछ भी डिसअलाउ नहीं किया जाएगा। यहाँ पर कई बार अक्सर मेरे पास ये क्वेश्चन आता है कि अगर हमने 10,000 रुपए से ऊपर किसी को कैश पे किया है तो कितना डिसअलाउ होगा? क्या वो कंपोनेंट जो 10,000 रुपए से ऊपर है वो डिसअलाउ होगा या पूरा का पूरा कंपोनेंट डिसअलाउ हो जाएगा? तो इसका आंसर मैं आपको बता दूं, द एंटायर एक्सपेंडिचर शैल बी डिसअलाउड। तो जितना भी आपने पे किया है, अगर वो 10,000 रुपए से ऊपर चला जाता है तो आपका जितना भी पेमेंट आपने किया है वो पूरा पेमेंट डिसअलाउ हो जाएगा। तो मेरे पहले वाले एग्जांपल में अगर मैंने 15,000 रुपए किसी को दिए हैं तो 15 का 15,000 डिसअलाउ हो जाएगा। ऐसे में आप ये नहीं कहेंगे कि 5,000 डिसअलाउ होगा और 10,000 को छोड़ दिया जाएगा। तो पूरा 15,000 यहां पर डिसअलाउ होने वाला है। लेकिन यहां पर दोस्तों एक लिमिट और दी गई है। अगर आप मान लीजिए पेमेंट कर रहे हैं किसी ट्रांसपोर्टर को फॉर प्लेइंग, हायरिंग और लीजिंग गुड्स कैरिज, तो वहां पर जो लिमिट है वो 10,000 ना होकर 35,000 रुपए की रखी गई है। तो मान लीजिए आप किसी को एक्सपेंसेस पे कर रहे हैं एंड दैट एक्सपेंसेस रिलेटेड टू ट्रांसपोर्टर फॉर प्लेइंग, हायरिंग और लीजिंग ऑफ द गुड्स, तो वहां पर आप 35,000 रुपए तक की भी पेमेंट कैश में कर सकते हैं। नथिंग शैल बी डिसअलाउड इन दैट केस। अब इस सेक्शन को लेकर कुछ रूल भी गवर्नमेंट की तरफ से नोटिफाई किए गए हैं। तो रूल 6DD में कुछ बातें बताई गई हैं कि ये जो हम आपको 10,000 रुपए की लिमिट बता रहे हैं या 10,000 रुपए की जो लिमिट हमने लगाई है सेक्शन में, ये लिमिट एप्लीकेबल नहीं होगी या ये सेक्शन वहां पर एप्लीकेबल नहीं होगा अगर आप पेमेंट कर रहे हैं इनमें से किसी भी पर्सन को या इसमें से किसी भी रीजन की वजह से। तो आइए बात कर लेते हैं रूल 6DD क्या कहता है। तो दोस्तों रूल 6DD में लिखा हुआ है which prescribe the following circumstances under which no disallowances shall be made of the expenditure even if the payment is exceeding ₹10,000।
तो अगर आपका पेमेंट 10,000 रुपए से ऊपर भी हो जाता है तब भी आपका कोई डिसअलाउंसेस वहां पर नहीं किया जाएगा। अगर आप पेमेंट कर रहे हैं किसको, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को या किसी बैंकिंग कंपनी को, अगर आप पेमेंट कर रहे हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को या उसकी सब्सिडरी कंपनी को, अगर आप पेमेंट कर रहे हैं कोऑपरेटिव बैंक या एनी लैंड मॉर्गेज बैंक को, अगर आप किसी प्राइमरी एग्रीकल्चर सोसाइटी को, क्रेडिट सोसाइटी को या प्राइमरी क्रेडिट सोसाइटी को पेमेंट कर रहे हैं, या पेमेंट अगर आप कर रहे हैं LIC ऑफ इंडिया को, तो वहां पर अगर आपका पेमेंट 10,000 रुपए से ऊपर भी हो जाता है, भले ही वो कैश में हो, तो नथिंग शैल बी डिसअलाउड इन दैट केस। वहां पर कुछ भी डिसअलाउ नहीं किया जाएगा। दोस्तों रूल 6DD में केवल इतनी ही बातें नहीं है, देयर आर सम अदर पॉइंट्स एज वेल जहां पर रूल 6DD एप्लीकेबल होता है और आपका 10,000 रुपए से ऊपर का पेमेंट होने पर भी कुछ भी डिसअलाउ नहीं किया जाएगा। तो आइए बात कर लेते हैं अब उन्हीं फर्दर पॉइंट्स की। तो अगर आप पेमेंट कर रहे हैं गवर्नमेंट को या लीगल टेंडर एज पर द रूल फ्रेम्ड बाय द गवर्नमेंट, तो वहां पर अगर 10,000 से ऊपर का भी आपका पेमेंट हो जाता है इन अ कैश, देन नथिंग शैल बी डिसअलाउड। एंड सिमिलरली अगर आप पेमेंट कर रहे हैं फॉर लेटर ऑफ क्रेडिट अरेंजमेंट थ्रू बैंक, मेल और टेलीग्राफिक ट्रांसफर थ्रू बैंक और बुक एडजस्टमेंट फ्रॉम वन बैंक टू अनदर बैंक वेदर द सेम बैंक और अ डिफरेंट बैंक, या बिल ऑफ एक्सचेंज मेड पेबल ओनली एट बैंक, तो वहां पर भी कुछ भी डिसअलाउ नहीं किया जाएगा इवन इफ द पेमेंट इज एक्सीड 10,000 इन कैश। सिमिलरली अगर आप पेमेंट कर रहे हैं फॉर द एडजस्टमेंट अगेंस्ट द लाइबिलिटी इंकर्ड बाय द पेई फॉर गुड्स सप्लाइड और सर्विसेज रेंडर बाय द असेसी, तो क्या होता है समटाइम एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को सर्विस देता है एंड एट द सेम टाइम वो दूसरे व्यक्ति से माल खरीद भी रहा होता है, तो ऐसे में वो क्या करते हैं, इंस्टेड कि वो एक दूसरे को पेमेंट करें, वो वहां पर बुक एडजस्टमेंट के थ्रू एंट्री पास कर लेते हैं। तो ऐसे में अगर आपका सिनेरियो फॉलो कर रहा होगा तो भी उस केस में आपका कुछ भी डिसअलाउ नहीं किया जाएगा इवन इफ दैट पेमेंट इज एक्सीड मोर देन 10,000 इन कैश। सिमिलरली यहाँ पर 5वें नंबर पर लिखा हुआ है इफ द पेमेंट इज मेड फॉर द पर्पस ऑफ परचेज ऑफ एग्रीकल्चरल और फॉरेस्ट प्रोड्यूस, तो अगर आप किसानों से उनका एग्रीकल्चर प्रोड्यूस खरीद के लाते हैं या फॉरेस्ट प्रोड्यूस खरीद के लाते हैं, आप पेमेंट कर सकते हैं 10,000 रुपए से ऊपर, कुछ भी डिसअलाउ नहीं किया जाएगा। सिमिलरली अगर आपने एनिमल हस्बेंड्री परचेज करे हैं, डेयरी या पोल्ट्री फार्मिंग के प्रोडक्ट्स परचेज करे हैं, फिश या फिश प्रोडक्ट्स परचेज करे हैं, प्रोडक्ट ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड एपीकल्चर, अगर आप इनको परचेज करके लाए हैं और वहां पर आप पेमेंट कर रहे हैं टू द कल्टीवेटर, ग्रोअर और प्रोड्यूसर ऑफ सच आर्टिकल प्रोड्यूस और प्रोडक्ट्स, तो वहां पर आप 10,000 रुपए से ऊपर का पेमेंट कर सकते हैं, नथिंग शैल बी डिसअलाउड इन दैट केस। आप वहां पर 10,000 रुपए से ऊपर का पेमेंट करिए, सेक्शन 40A3 एप्लीकेबल नहीं होगा और वहां पर कुछ भी आपके हाथ में डिसअलाउ नहीं किया जाएगा। दोस्तों इस सेक्शन में वी हैव सम अदर पॉइंट्स एज वेल जहां पर आप पेमेंट कर सकते हैं इन कैश मोर देन 10,000 एंड नथिंग विल बी डिसअलाउड। तो रूल 6DD अभी भी कंटिन्यूएशन में और बहुत सारे पॉइंट्स हैं इसमें जो कि हम बात कर रहे हैं। तो 6ठे नंबर पर पॉइंट देख लेते हैं, वेयर द पेमेंट इज मेड फॉर द परचेज ऑफ प्रोड्यूस, मैन्युफैक्चर और प्रोसेस विदाउट द एड ऑफ पावर इन अ कॉटेज इंडस्ट्री टू द प्रोड्यूसर ऑफ सच प्रोडक्ट, तो अगर आप ऐसी कॉटेज इंडस्ट्री से प्रोड्यूसर से माल खरीद रहे हैं जिस माल को मैन्युफैक्चर किया गया था विदाउट द यूजिंग ऑफ पावर, विदाउट द एड ऑफ पावर, तो वहां पर आप कैश पेमेंट कर सकते हैं। 7वें नंबर पर है यहाँ पर कि अगर आप पेमेंट कर रहे हैं ऐसे किसी विलेज में या टाउन में जिस दिन आप पेमेंट कर रहे हैं उस दिन वहां पर कोई बैंक एग्जिस्ट नहीं था या बैंकिंग फैसिलिटी वहां पर एग्जिस्ट नहीं थी या बैंक उस दिन क्लोज था, तो आप यहां पर पेमेंट कर पाएंगे। सिमिलरली 8वें नंबर पर यहां पर लिखा है अगर आप मान लीजिए किसी एम्प्लॉय को पेमेंट कर रहे हैं या उसके हेयर्स को पेमेंट कर रहे हैं, फैमिली वालों को पेमेंट कर रहे हैं ऑन अकाउंट ऑफ एनी रिटायरमेंट, रिट्रेंचमेंट, रेजिग्नेशन, डिस्चार्ज और डेथ ऑफ द एम्प्लॉय, तो वहां पर आप उस पेमेंट को कैश में कर पाएंगे एंड नथिंग विल बी डिसअलाउड इन दैट केस ऑल्सो। बट आपको वहां पर यह बात याद रखनी होगी कि जो सम पेबल है उस एम्प्लॉय के रेस्पेक्ट में वो टोटल 50,000 रुपए से एक्सीड नहीं होना चाहिए।
दोस्तों सम टाइम क्या होता है, आपका एम्प्लॉय बाहर चला जाता है फॉर सम टेम्परेरी पीरियड पोस्टिंग पर। मान लीजिए एम्प्लॉय दिल्ली में काम करता है बट उसकी पोस्टिंग मुंबई कर दी गई है, तो ऐसे में आप उसकी सैलरी कैश में दे सकते हैं। लेकिन यहाँ पर भी आपको कुछ कंडीशंस ध्यान में रखनी होंगी। अगर आप उन कंडीशंस को पूरा करते हैं तभी आपके ऊपर ये रूल 6DD एप्लीकेबल होगा। तो 9th नंबर पर लिखा हुआ है, वेयर द पेमेंट इज मेड बाय एन असेसी बाय वे ऑफ अ सैलरी टू हिज एम्प्लॉय आफ्टर डिडक्टिंग द इनकम टैक्स। इसका मतलब जो आप सैलरी पे कर रहे हैं उसका टीडीएस आपने प्रॉपर काट लिया है, तो वहां पर आप पेमेंट कर पाएंगे। एंड व्हेन सच एम्प्लॉय इज टेम्परेरी पोस्टेड फॉर अ कंटिन्यूअस पीरियड ऑफ 15 days और मोर इन प्लेस अदर देन हिज नॉर्मल प्लेस ऑफ ड्यूटी और ऑन अ शिप एंड डज नॉट मेंटेन एनी बैंक अकाउंट इन एनी बैंक एट सच प्लेस और शिप। तो अगर आपका एम्प्लॉय दिल्ली से मुंबई ट्रांसफर हुआ है और मुंबई में उसका कोई बैंक अकाउंट नहीं है, तो आप उसको वहां पर कैश में सैलरी पे कर सकते हैं, नथिंग शैल बी डिसअलाउड। लेकिन दोनों कंडीशन यहां पर पूरी होनी चाहिए, उसका कॉन्टिन्यूअस 15 दिन या उससे ज्यादा के लिए ट्रांसफर हुआ होना चाहिए या उसकी पोस्टिंग हो जानी चाहिए, और वहां पर जहां पर उसकी पोस्टिंग की गई है या वो जिस शिप में है वहां पर उसका कोई बैंक अकाउंट मेंटेन नहीं होना चाहिए। तो अगर आप इस कंडीशन को पूरा करते हैं तो आप वहां पर कैश की पेमेंट कर पाएंगे, आपके हाथ में कुछ भी डिसअलाउ नहीं किया जाएगा। आइए दोस्तों अब बात कर लेते हैं पॉइंट नंबर 10 की। So where the payment is made by any person to his agent who is required to make the payment in cash for goods or services on behalf of such person। मान लीजिए आपके पास एजेंट्स हैं और आप अपने एजेंट्स को पेमेंट कर रहे हैं और वो एजेंट रिस्पॉन्सिबल है आगे पेमेंट देने के लिए ऑन बिहाफ ऑफ यू, तो वहां पर भी आप कैश पेमेंट कर सकते हैं, भले ही वो 10,000 रुपए से ऊपर ही क्यों ना हो जाए, आपके हाथ में कुछ भी डिसअलाउ नहीं किया जाएगा। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, where the payment is made by authorized dealer or money changer against the purchase of foreign currency or traveler checks in normal course of his business, तो वहां पर भी कुछ भी डिसअलाउ नहीं होगा। क्योंकि देखिए मनी चेंजर्स का काम क्या होता है, मनी चेंजर्स बेसिकली आप लोगों से रुपीस लेते हैं और आपको डॉलर दे देते हैं, या डॉलर लेते हैं रुपीस दे देते हैं। सो दे पीपल आर जनरली ट्रेडेड एंड डीलिंग इन कैश। तो ऐसे में इन लोगों को एक्सेप्शन में डाला गया है क्योंकि ये लोग अक्सर कैश की पेमेंट करते हैं जो कि 20,000 रुपए से ऊपर भी हो सकती है, तो इनके हाथ में भी कुछ डिसअलाउ नहीं किया जाएगा। लेकिन यहाँ पर कंडीशन ध्यान रखना कि जो डीलर है वो ऑथराइज्ड डीलर होना चाहिए और मनी चेंजर होना चाहिए, तभी इनके हाथ में कुछ भी डिसअलाउ नहीं किया जाएगा। दोस्तों इसके बाद जो हमारे पास 2 पॉइंट्स हैं ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिए हैं, जिसमें मैंने आपको ये बताया है कि अगर एक दिन में आप किसी को भी 10,000 रुपए से ऊपर की पेमेंट करते हैं एक व्यक्ति को, तो वहां पर आपके डिसअलाउंसेस हो जाएंगे। इसका मतलब सेक्शन 40A3 स्कोप में आ जाएगा और डिसअलाउंसेस आपके कर दिए जाएंगे। दूसरा पॉइंट मैंने आपको बताया कि अगर आप मान लीजिए किसी एक एक्सपेंस के रेस्पेक्ट में मल्टीपल डेज में पेमेंट कर रहे हैं और वो 10-10 हजार रुपए से कम हो जाती है, तो भी आपके हाथ में कुछ भी डिसअलाउ नहीं किया जाएगा, क्योंकि यहां पर आपने 10,000 रुपए से ऊपर की पेमेंट एक दिन में एक व्यक्ति को नहीं की है, तो यहां पर सेक्शन 40A3 स्कोप में नहीं आएगा। तो दोस्तों आई होप आपको ये 4 पॉइंट्स अच्छे से समझ आ गए होंगे कि क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं जब आप अपनी बिजनेस ट्रांजैक्शंस या नॉर्मल ट्रांजैक्शंस कैश में एग्जीक्यूट करते हैं। अभी हमारे पास 4 और पॉइंट्स हैं जो कि मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा इन माय नेक्स्ट वीडियो, तो आप नेक्स्ट वीडियो को इस वीडियो के साथ जरूर देखें ताकि आपको अच्छे से पता चल पाए कि आखिर कौन कौन से ट्रांजैक्शंस हैं जहां पर आपको कैश अवॉइड करना चाहिए और उन ट्रांजैक्शन को कैश में नहीं करना चाहिए। तो अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आपको मेरे द्वारा लाई गई लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशंस टाइमली मिल जाएं और आप ऐसी इंपॉर्टेंट एंड इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिस ना करें। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में केवल इतना ही, जल्द ही मिलता हूं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू, बाय बाय।